ठीक है, वाकई अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन हमें भी तो बेहोश होने से बचना है और हमारे पास सोलर गैस से महफूज रहने के लिए गैस मास्क मौजूद हैं। ठीक है, निकालो गैस मास्क, जल्दी करो। इमरान ने कहा तो उसके साथी तेज़ी से हरकत में आ गया और थोड़ी देर बाद वो सब गैस मास्क पहनने इस इमारत से बाहर आ गए। और फिर इमरान ने बाहर आकर तकरीबन जजीरे के वस्त में सोलर गैस के 8 कैप्सूल फायर कर दिए। उसने निशाना ज़मीन का ना लिया था, क्योंकि ज़मीन पर हर तरफ वाइट रोज़ फूल खिले हुए थे, इसलिए उसने निशाना दरख्तों की तनों का लिया था और कैप्सूल दरख्तों के तनों से टकरा कर टूटते चले गए और हर तरफ हल्के नीले रंग की गैस फैलती चली गई। इमरान अपने साथियों समेत सिक्योरिटी इमारत की साइड में मौजूद था। वो उस वक्त तक आगे बढ़ना चाहता था जब तक गैस पूरे जजीरे पर फैल जाए, और उसके ख्याल के मुताबिक ऐसा 10 मिनट में हो सकता था, और वही हुआ। 10 मिनट के अंदर पूरे जजीरे की फ़ज़ा हल्के नीले रंग में डूब गई। इमरान साहब, लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद कर्नल मार्क्स जजीरे पर इस नीले रंग की गैस को देखकर चौंकना पड़ेगा। गैस मास्क में मौजूद खसूसी ट्रांसमीटर से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। देखो, बहरहाल कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और फिर 10 मिनट बाद वो सब इमारत की साइड से निकले और तेज़ी से दौड़ते हुए उस दायरे में बनी हुई इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। इस इमारत का गेट जनूब की तरफ था और गेट के बाहर दो मसल्ला फ़ौजी ज़मीन पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में गिरे पड़े थे। इमरान बड़े मुतहत अंदाज में इधर उधर का जायज़ा लेते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसके साथी भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। अंदर भी जगह जगह फ़ौजी बेहोश पड़े हुए नज़र आ रहे थे। ये सब कुछ देखकर इमरान के चेहरे पर गैस मास्क के अंदर ही इत्मीनान के तासरात उभर आए। कर्नल मार्क्स अपने ऑफिस के उकब में मौजूद रिटायरिंग रूम में कुर्सी पर नीम दराज शराब पीने और टीवी पर अपनी पसंदीदा फ़िल्म देखने में मसरूफ़ था, क्योंकि कमांडर स्मिथ के असिस्टेंट कैप्टन टोनी ने उसे बता दिया था कि पाकिस्तानी एजेंटों को हला कर दिया गया, इसलिए अब उसे किसी किस्म की कोई फ़िक्र ना थी। वो शराब की चस्कियाँ लेने में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी, तो उसने चुन कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल मार्क्स ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसे फ़िल्म देखते हुए किसी किस्म की डिस्टर्बेंस पसंद ना थी। मार्टी बोल रहा हूँ कर्नल, जल्दी मेरे पास आएँ, जल्दी प्लीज़। दूसरी तरफ से मार्टी की मतवाशी आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ है? कर्नल मार्क्स ने चूं कर पूछा। आप आएँ फ़ौरन, मार्टी ने तेज़ लहजे में कहा। तो कर्नल मार्क्स ने रिसीवर ग्रेडर पर पटका और टीवी बंद किए बगैर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद वो मार्टी की मशीन रूम में दाखिल हो रहा था। यहाँ मार्टी केला एक बड़ी सी मशीन के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। क्या हुआ मार्टी? क्या हुआ है मार्टी? कर्नल मार्क्स ने तेज़ लहजे में कहा। कर्नल साहब, एजेंट ना सिर्फ ज़िंदा हैं बल्कि वो जजीरे पर सोलर गैस फायर कर रहे हैं। एक्सेस मशीन ना सिर्फ सोलर गैस का कॉशन दे रही है बल्कि स्क्रीन पर नीले रंग का धुआं भी फैला हुआ नज़र आ रहा है। मार्टी ने कहा। सोलर गैस? क्या मतलब, कैसी गैस? कर्नल मार्क्स ने कहा। यह इंतहाई तेज़ी से बेहोश कर देने वाली गैस है और इसे ओपन एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। ये हवा में शामिल होकर फैल जाती है, मार्टी ने जवाब दिया। लेकिन कौन ऐसा कर रहे हैं? वो एजेंट तो हलाक हो चुके हैं, कर्नल मार्क्स ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये सिक्योरिटी ऑफिस के साइड से फायर हो रहे हैं, वो देखें, मार्टी ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन कर्नल मार्क्स को सिक्योरिटी ऑफिस की इमारत और स्क्रीन पर नज़र आ रही थी, लेकिन कोई आदमी नज़र ना आ रहा था। कहाँ हैं ये लोग? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कर्नल मार्क्स ने कहा। सिक्योरिटी की इमारत के साइड से गैस के कैप्सूल फायर किए जा रहे हैं जो दरख्तों के तनों के साथ टकरा कर फट रहे हैं, मार्टिन जवाब दिया। ओ ओ वेरी बैड, फिर ये यकीनन उन दोनों औरतों का काम होगा। वेरी बैड, कर्नल मार्क्स ने कहा। हाँ, हो सकता है कि वो भी एजेंट हों और उन्होंने कैप्टन टोनी और उसके साथियों पर काबू पा लिया हो, मार्टी ने कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों ही उछल पड़े, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिस के साइड से एक आदमी जिसने मुंह पर इंतहाई जदीद गैस मास्क लगाया हुआ था निकल कर सामने आ गया, और उसके बाद दो औरतें और फिर 3 मर्द सामने आ गए। उन सब ने गैस मास्क पहने हुए थे। ओह, ये तो सब जिंदा हैं, इसका मतलब है कि इस कैप्टन टोनी ने झूठ बोला था, कर्नल मार्क्स ने कहा। बॉस, इनका रुख एक्रीमियन मिसाइल अड्डे की तरफ है, मार्टी ने कहा। ओह ओह, ये बात है। ओ वेरी बैड, इन्होंने सिक्योरिटी ऑफिस पर कब्ज़ा कर लिया और अब ये पूरे जजीरे पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ओह वेरी बैड, मेरी बात कराओ जनरल हेनरी से फ़ौरन, कर्नल मार्क्स ने चुनकते हुए कहा। वो सब बेहोश हो चुके हैं कर्नल साहब, बहरहाल मैं ट्राई करता हूँ, मार्टी ने कहा। और फिर उसने तेज़ी से मशीन की यक नाब को
एक नाब को घुमाना शुरू कर दिया और फिर उसे घुमाकर मखसूस अंदाज में एडजस्ट किया और एक बटन प्रेस कर दिया। बात करें कर्नल साहब, मार्टी ने कहा, और साथ ही एक माइक मशीन से अलहदा करके उसने कर्नल मार्क्स के हाथ में दे दिया, जिसके साथ ऑन ऑफ क्या करने का बटन मौजूद था। हेलो हेलो कर्नल मार्क्स कॉलिंग। कर्नल मार्क्स ने एक बार कॉल देते हुए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से जब कॉल देर तक अटेंड ना की गई तो कर्नल मार्क्स ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और माइक वापस मार्टी को दे दिया, और मार्टी ने माइक को वापस मशीन के साथ हक किया और बटन ऑफ कर दिया। उसके साथ ही उसने एक और नाब को घुमाया तो स्क्रीन धमाका सा हुआ और फिर मिसाइल अड्डे का खाली गेट स्क्रीन पर उभर आया, जहां ये लोग गैस मास्क पहने पहुंच चुके थे। गेट के दूसरी दो गेट के साथ दो फौजी टेढ़े मेढ़े अंदाज में ज़मीन पर पड़े हुए थे। फिर उनके दरमियान देखते ही देखते वो सब एक एक करके अंदर दाखिल हो गए। अब क्या किया जाए, ये तो वहाँ मौजूद सब अफराद को हलाक कर देंगे। कर्नल मार्क्स ने तेज़ लहजे में कहा, सर हमें फ़ौरन एक्रमीन हेडक्वार्टर को इतला देनी चाहिए ताकि वो अपनी फ़ौज भेजकर इन्हें ख़त्म करा दें, वरना ये पूरा मिसाइल अड्डा भी तबाह कर सकते हैं। मार्टी ने बेचैन लहजे में कहा, लेकिन फिर हमें जजीरे के गिर्द मौजूद रेज सर्कल को ख़त्म करना होगा। कि तुम जानते हो कि क्या तुम इन्हें पहले की तरह दोबारा पेश नहीं कर सकते? कर्नल मार्क्स ने कहा, नहीं जनाब, जब तक ये हमारे एरिया की रेंज में ना आए इन पर रेज फायर नहीं हो सकती। एक्रमियन मिसाइल अड्डा हमारी रेंज से बाहर है, मार्टी ने जवाब देते हुए कहा। फिर क्या किया जाए? ये मसला तो इंतहाई सीरियस हो गया है। ये लोग सब को हलाक करके पूरे जजीरे पर काबज़ हो जाएंगे और फिर हमारी लेबॉर्ट्री भी इनकी रहम करम पर रह जाएगी। कर्नल मार्क्स ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा, मैंने तो इस वक्त भी आपसे कहा था कि मुझे बाहर जाकर इन्हें हलाक करने की इजाज़त दी जाए। अगर ये लोग इस वक्त हलाक कर दिए जाते तो अब ये सूरत हाल पैदा ना होती। मार्टी ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे चीफ राल्फ ने इंतहाई सख्ती से हुक्म दिया है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैंने लेबॉर्ट्री ओपन नहीं करनी। जब तक ये लोग ना पहुँचे थे तब तक तो मामला और था, लेकिन इन लोगों के यहाँ पहुँचने के बाद मैं लेबॉर्ट्री की सूरत भी ओपन नहीं कर सकता। कर्नल मार्क्स ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अब मेरे ख्याल में इस रेज सर्कल का कोई फ़ायदा भी नहीं रहा, क्यों ना कि जिन्हें रोकने के लिए ये सर्कल कायम किया गया था वो तो फिर भी यहाँ पहुँच गए हैं। मार्टी ने कहा तो कर्नल मार्क्स बेख्तियार उछल पड़ा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे पहले चीफ वाल्व से बात करना होगी। और उसके साथ ही उसने पास पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फ्री सॉक्स हेडक्वार्टर राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ, फोंक्स जजीरे से, चीफ से बात कराओ, इट इज़ एमरजेंसी। कर्नल मार्क्स ने तेज़ लहजे में कहा, ओके होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो राल्फ बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद राल्फ की आवाज़ सुनाई दी, कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ सर। फोनिक्स से कर्नल मार्क्स ने मौदबाना लहजे में कहा, तुमने एमरजेंसी की बात की है, क्या हुआ है? लेबॉर्ट्री तो महज है, मखसूस है, राल्फ ने परेशान लहजे में कहा। लेबॉर्ट्री तो महफूज है, राल्फ ने परेशान लहजे में कहा। यस सर, लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर पर महफूज है, लेकिन पाक एशिया एजेंट जजीरे पर पहुंच चुके हैं। कर्नल मार्क्स ने कहा, क्या कह रहे हो? क्या मतलब, कैसे? राल्फ ने उस तरह हलक के बल चीखते हुए कहा तो कर्नल मार्क्स ने उसे शुरू से अब तक की सारी रिपोर्ट तफसील से बता दी। वेरी बैड, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें उन्हें खुद हलाक करना चाहिए था। राल्फ ने कहा, मैं लेबॉर्ट्री ओपन नहीं करना चाहता था और मुझे यकीन था कि कमांडर स्मिथ ये काम आसानी से कर सकता है। कर्नल मार्क्स ने जवाब दिया, तुम रेस सर्कल ख़त्म कराओ, मैं मिलिट्री हेडक्वार्टर को कॉल करके बताता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। कर्नल मार्क्स ने रिसीवर रख दिया। रेज सर्कल ऑफ कर दो मार्टी। कर्नल मार्क्स ने कहा, यस सर। मार्टी ने कार उठकर अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी वापसी थोड़ी देर बाद हुई। क्या हुआ मार्टी? कर्नल मार्क्स ने पूछा। सर, सर्कल ऑफ कर दिया गया है सर, अब ये जजीरा ओपन हो चुका है। और मार्क्स ने कहा और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ओह ये लोग मिसाइल इमारत से बाहर आ रहे हैं। कर्नल मार्क्स ने स्क्रीन को देखते हुए चूंकते हुए कहा, इमारत की साइड से 2 औरतें 4 मर्द बाहर आ रहे थे, जब उनमें से 3 के पुश्त पर स्याह रंग के बैग बंधे हुए थे, जबकि 2 औरतें और 1 मर्द खाली हाथ थे। अब उनका
रुख वाइट रोज़ मिसाइल एरिया की तरफ था। काश ये लोग रेंज में आ जाएं तो हम इन्हें बेहोश कर सकते हैं, मार्टी ने कहा। और कर्नल मार्क्स ने इस बात में सर ला दिया, लेकिन आने वाले कुछ फासले पर रुक गए। वो सब बड़े गौर से उस एरिया को देख रहे थे जहाँ वाइट रोज़ मिसाइल एरिया था। अचानक खाली हाथ आदमी ने जेब में हाथ डाला और फिर जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा मशीन पिस्टल मौजूद था। और फिर उसने मुड़कर अपने साथियों से कुछ कहा और आगे बढ़ गया। उसका रुख काफ़ी आगे दरख्तों के झुंड की तरफ था। ये तो ताज़ा हवा सप्लाई करने वाली लाइन को ट्रेस करके तबाह करना चाहते हैं, कर्नल मार्क्स ने कहा। हाँ, लेकिन इन्हें स्पॉट मिल ही नहीं सकेगा, क्यों ना कि लाइन दरख्तों के छोटे छोटे झुंडों के दरमियान इसी रंग और साख्त की है। मार्टी ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा, इसे अब बेहोश तो किया जा सकता है। कर्नल मार्क्स ने कहा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी अफराद रेंज से बाहर हैं। मार्टी ने जवाब दिया। वो आदमी अब दरख्तों के झुंड के करीब पहुंचकर सर उठाए इंतहाई गौर से दरख्तों को देख रहा था, लेकिन फिर वो वापस मुड़ गया और जाकर अपने साथियों के करीब खड़ा हो गया। वो आपस में बातें कर रहे थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने बैगों में से जदीद गैस मास्क निकाले और एक बार फिर सब ने गैस मास्क पहन लिए। ये समझ रहे हैं कि इन्हें गैस से बेहोश किया जाएगा, जबकि रेस से ये गैस मास्क इन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेंगे। मार्टी ने बड़बड़ाते हुए कहा। और कर्नल मार्क्स ने इस बात में सर हिला दिया। अब वो सब तेज़ी से और इत्मीनान भरे अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। ये रेंज में आ रहे हैं बॉस, मार्टी ने यख्तलफ इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। जैसे ही ये रेंज में आए इन पर रेज फायर कर देना, कर्नल मार्क्स ने पुरजोश लहजे में कहा। और मार्टी ने मुंह से जवाब देने की बजाय इस बात में सर हिला दिया। उन दोनों की नज़रें मशीन की स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जहां गैस मास्क लगाए हुए 6 अफराद तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अचानक मार्टी ने बिजली की तेज़ी से एक बटन दबाया तो करीबी दरख्त पर एक लम्हे के लिए तेज़ रोशनी हुई और उससे गायब हो गई। और उसके साथ ही वो सब लड़खड़ाते हुए नीचे गिरे और फिर बेहिस हरकत होते चले गए। अब वो टेढ़े मेढ़े अंदाज में फूलों पर पड़े हुए थे। वेरी गुड, रियली वेरी गुड, कर्नल मार्क्स ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। सर, अब मैं जाकर इन्हें हलाक कर दूं, मार्टी ने कहा। लेकिन उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और कर्नल मार्क्स ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। यस, कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ, कर्नल मार्क्स ने कहा। राल्फ बोल रहा हूँ, कर्नल क्या पोजीशन है? दूसरी तरफ से चीफ की आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल मार्क्स ने तफसील से बता दिया। गुड, वेरी गुड, लेकिन सुनो, तुमने किसी सूरत लेबॉर्ट्री ओपन नहीं करनी। मैंने मिलिट्री हेडक्वार्टर को इतला दे दी है, वो कमांडोज़ का एक दस्ता भिजवा रहे हैं। ने इसलिए फ़ोन किया कि तुम जजीरे के गिर्द मौजूद रेड सर्कल फ़ौरन ऑफ कर दो, क्योंकि अब जब इसकी इतला मिलिट्री हेडक्वार्टर को दूंगा तो कमांडोज़ का दस्ता गनशिप हेलीकॉप्टर पर यहाँ पहुँच जाएगा। उनका इंचार्ज कमांडर नेल्सन है। वो तुमसे खुसूसी ट्रांसमीटर पर रब्ता करके मालूमात हासिल करेगा। तुम उसे उन लोगों की निशानदेही कर देना और उन्हें फ़ज़ा ही से फायरिंग करके हलाक कर दें और फिर नीचे उतरेंगे। राल्फ ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, वैसे अगर आप इजाज़त दें तो लेबॉर्ट्री ओपन करके बाहर जाकर इन्हें हलाक कर दूं। अब इनकी तरफ से किसी किस्म का ख़तरा मौजूद नहीं है। कर्नल मार्क्स ने कहा। नहीं, इट इज़ माई ऑर्डर कि लेबॉर्ट्री को किसी सूरत भी ओपन नहीं होना चाहिए। ये काम कमांडोज़ करेंगे। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा। यस सर, रेज सर्कल हमने पहले ही ख़त्म कर दिया, आप कमांडोज़ को यहाँ भिजवा सकते हैं। कर्नल मार्क्स ने कहा। ओके, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए, राल्फ ने कहा। और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो कर्नल मार्क्स ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। सर, बेहोश अफराद से इस कदर खौफजदा होने की वजह समझ में नहीं आ रही, मार्टी ने कहा। इन्हें दुनिया के ख़तरनाक तरीन एजेंट समझा जाता है। बहरहाल हमारा काम हुक्म की तामील करना है, कर्नल मार्क्स ने कहा। और फिर तकरीबन 20-25 मिनट बाद वो एक बार फिर बेख्तियार उछल पड़े, क्योंकि अचानक बेहोश पड़े हुए अफराद यके बाद दीगरे इस तरह उठकर खड़े हो गए जैसे वो सरे से बेहोश ही ना हुए हों। क्या मतलब? इन रेस का शिकार तो 10-12 घंटों से पहले किसी तरह भी होश में नहीं आ सकता, ये कैसे मुमकिन है? मार्टी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ओह, अब मालूम हुआ कि चीफ वाकई बेहद समझदार है, वरना हम धोखा खा चुके होते। कर्नल मार्क्स ने कहा। क्या मतलब सर? मार्टी ने चुनकर कहा। ये लोग सरे से बेहोश ही नहीं हुए थे, सिर्फ अदाकारी कर रहे थे ताकि हम इन्हें बेहोश समझ कर लेबॉर्ट्री ओपन करके इन्हें हलाक करने बाहर जाएं। इस तरह ये आसानी से लेबॉर्ट्री में दाखिल हो जाएंगे। कर्नल मार्क्स ने कहा। तो मार्टी के चेहरे पर हैरत के तासुरात फैलते चले गए। ओह वाकई सर, लेकिन रेस से इन्हें बेहोश तो होना ही चाहिए था, मार्टी ने कहा। बहरहाल अब मौजूदा सूरत हाल में हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है कमांडोज़ ने ही करना है। कर्नल मार्क्स ने कहा। सर, ये वापस एक्मियन मिसाइल अड्डे की तरफ जा रहे हैं, मार्टी ने कहा। हाँ, मैं देख रहा हूँ, कर्नल मार्क्स ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो 6 अफराद उनकी नज़रों से गायब हो गए। उसी लम्हे
ट्रांसमीटर सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी तो मार्टी ने जल्दी से मशीन के चंद बटन प्रेस किए और माइक उतार कर कर्नल मार्क्स की तरफ बढ़ाया। हेलो हेलो कमांडर नेल्सन कॉलिंग ओवर। कर्नल मार्क्स ने बटन ऑन करते हुए ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल मार्क्स स्टैंडिंग यू ओवर। कर्नल मार्क्स ने कहा, क्या पोजीशन है आइलैंड की और वो दुश्मन एजेंट कहाँ हैं, उनकी पोजीशन बताओ ओवर। कमांडर नेल्सन ने कहा तो कर्नल मार्क्स ने उसे तफसील बता दी। ओह, फिर तो हमें इंतहाई मुतात रहना होगा, वरना वो मिसाइल स्टेशन और उसकी मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ओवर। कमांडर नेल्सन की तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी। इनके पास जदीद गैस मास्क हैं, वरना मैं आपसे कहता कि आप जजीरे पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देते ओवर। कर्नल मार्क्स ने कहा, ओ आपने बहुत ही अच्छी तजवीज़ दी। हमारे पास इंतहाई जदीद तरीन C1 गैस मौजूद है जिससे इन्हें गैस मास्क भी ना बचा सकेंगे। वेरी गुड, ठीक है, अब पहुंच रहे हैं ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल मार्क्स ने माइक ऑफ करके वापस मार्टी को दे दिया। इन पर रेज असर नहीं कर सकेंगी। C1 गैस क्या करेगी, न जाने ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। कर्नल मार्क्स ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें स्क्रीन पर 6 गनशिप हेलीकॉप्टर जजीरे की तरफ मुड़ते दिखाई देने लगे। उन्होंने जजीरे पर पहुंचकर एक चक्कर काटा और फिर उन्होंने बुलंदी खासी कम कर दी। चंद लम्हों बाद एक हेलीकॉप्टर से कोई बम नमा चीज़ जजीरे पर गिरी और उसके साथ ही हर तरफ सुर्ख रंग का धुआं सा फैल गया, छा गया। अब स्क्रीन धुंधली सी हो गई। इस गैस का असर कहीं हम तक तो नहीं पहुंच जाएगा। कर्नल मार्क्स ने कहा, नहीं जनाब, मार्टिन ने जवाब दिया और चंद लम्हों बाद सुर्ख रंग का धुआं गायब हो गया। लेकिन हेलीकॉप्टर अभी तक फ़ज़ा में ही घूम रहे थे और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद हेलीकॉप्टर जजीरे पर उतर आए और उनमें से कमांडोज निकल कर इधर उधर फैलते चले गए। अलबत्ता एक हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में ही मौजूद था। फिर 20 के कमांडोज के करीब कमांडोज दौड़ते हुए मिसाइल अड्डे की इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद वो सब स्क्रीन से गायब हो गए। कर्नल मार्क्स होंठ पींजे खामोश बैठा हुआ था। तकरीबन आधे घंटे बाद ट्रांसमीटर कॉल आना शुरू हुई तो मार्टी ने बटन ऑन करके माइक उतार कर कर्नल मार्क्स की तरफ बढ़ा दिया। कर्नल मार्क्स ने माइक लेकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो कमांडर नेल्सन स्पीकिंग ओवर। कमांडर नेल्सन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। यस कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ ओवर। कर्नल मार्क्स ने कहा, मिसाइल अड्डे में तो कत्लेआम किया गया है। यहाँ 28 अफराद की लाशें पड़ी हुई हैं जबकि तमाम मशीनरी को भी तबाह कर दिया, लेकिन यहाँ कोई जिंदा अफराद मौजूद नहीं है। आप इन लोगों के कदो-कामत और हुलिये बताएं ओवर। कमांडर नेल्सन ने कहा और कर्नल मार्क्स ने उसे कदो-कामत की तफसील बता दी। उनके साथ 2 औरतें भी हैं। कर्नल, क्या मिसाइल इमारत में कोई औरत मौजूद है या नहीं ओवर। कर्नल मार्क्स ने कहा, नहीं, यहाँ कोई औरत नहीं है और ना ही कोई जिंदा या बेहोश आदमी मौजूद है ओवर। कमांडर नेल्सन ने कहा, वहाँ तह खाने होंगे, खुफिया कमरे होंगे, आप सब तफसील से चेकिंग कराएं। ये लोग और कहाँ जा सकते हैं ओवर। कर्नल मार्क्स ने कहा, मैंने मुकम्मल चेकिंग करा ली है, यहाँ कोई आदमी नहीं है। अब मैं जजीरे की चेकिंग कराता हूँ ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो कर्नल मार्क्स ने माइक को बटन ऑफ कर दिया। ये लोग कहाँ जा सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि 6 जीते जागते इंसान गायब हो जाएं। कर्नल मार्क्स ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब क्या कहा जा सकता है सर। मार्टी ने भी हैरत भरे लहजे में जवाब दिया और फिर उन्हें कमांडोज इमारत से निकल कर खुली जगह पर आते दिखाई दिए। उसके साथ ही तमाम कमांडोज तेज़ी से जजीरे पर फैलते चले गए। वो मखसूस अंदाज में एक झाड़ी को चेक कर रहे थे, लेकिन 1 घंटे बाद वो सब अपने हेलीकॉप्टरों के पास जमा हो गए। जमा हो गए। फ़ज़ा में मौजूद हेलीकॉप्टर वैसे ही मौजूद था। इसी में ट्रांसमीटर की एक सीटी एक बार फिर बज उठी। हेलो हेलो कमांडर नेल्सन कॉलिंग यू ओवर। कमांडर नेल्सन की आवाज़ माइक का बटन ऑन होते ही सुनाई दी। कर्नल मार्क्स स्टैंडिंग यू ओवर। कर्नल मार्क्स ने कहा, पूरे जजीरे पर कोई आदमी ज़िंदा या मुर्दा होश में या बेहोशी की हालत में मौजूद नहीं है, इसलिए अब आप बताएं कि ये लोग कहाँ हो सकते हैं ओवर। कमांडर नेल्सन ने कहा, मैं क्या बता सकता हूँ, मैंने इन्हें स्क्रीन पर मिसाइल अड्डे की तरफ जाते देखा था और बस ओवर। कर्नल मार्क्स ने कहा, ओ वो कहीं आपकी लेबॉर्ट्री में तो दाखिल नहीं हो गए ओवर। कमांडर नेल्सन ने कहा, नहीं, लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर पर सील्ड है, ना कोई बाहर जा सकता है ना ही अंदर आ सकता ओवर। कर्नल मार्क्स ने कहा, ओके, फिर क्या किया जा सकता है, हम वापस जा रहे हैं ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो कर्नल मार्क्स ने माइक ऑफ करके मार्टी की तरफ बढ़ा दिया और फिर उनके सामने तमाम कमांडोज हेलीकॉप्टर पर सवार होकर वहाँ से वापस चले गए। ये लोग आखिर कहाँ जा सकते हैं, कर्नल मार्क्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब क्या कहा जा सकता है जनाब, शायद ये लोग जिन भूत हों, मार्टी ने कहा तो कर्नल मार्क्स बेख्तियार हंस पड़ा। जो कुछ
उन्होंने किया है वाकई इससे तो वाकई ऐसा ही लगता है, कर्नल मार्क्स ने कहा। और फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल मार्क्स ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ, कर्नल मार्क्स ने कहा। राल्फ बोल रहा हूँ। कर्नल मार्क्स, क्या पोजीशन है दुश्मन एजेंटों की? राल्फ ने कहा। तो कर्नल मार्क्स ने पूरी तफसील बता दी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं वो? राल्फ ने इंतहाई हैरत वाले लहजे में कहा। यही सोच सोच कर तो मैं और मार्टी पागल हो रहे हैं बास, कर्नल मार्क्स ने कहा। बहरहाल तुमने लेबॉर्ट्री की सूरत ओपन नहीं करनी। जितना वक्त गुजर रहा है हमारे फ़ायदे में जा रहा है, राल्फ ने कहा। यस चीफ, कर्नल मार्क्स ने कहा। और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर उसने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, अब क्या किया जाए? सफदर ने कहा। वो सब मिज़ाइल अड्डे की इमारत की दूसरी साइड पर जो वाइट रोज़ मिज़ाइल एरिया से मुखालफ सिमत में थी मौजूद थे। यही सोच रहा हूँ, ये लोग तो किसी सूरत भी लेबॉर्ट्री ओपन करने पर तैयार नहीं हैं, हालांकि हमने मसूनी तौर पर बेहोश होकर भी देख लिया है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। वैसे इमरान साहब, आपने बेहोश होने का ड्रामा तो खूब सोचा था, लेकिन ये लोग फिर भी चक्कर में नहीं आए। सालाह ने कहा। आज तक जूलिया चक्कर में नहीं आई तो बाकी कैसे आ सकते हैं? इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। बकवास मत करो, हम इस वक्त शदीद ख़तरे में हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मिशन नाकामी की तरफ बढ़ रहा है। जूलिया ने मसनूई उससे उसी लहजे में कहा। इमरान साहब, अगर हम वाकई बेहोश हो जाते फिर? सफदर ने कहा। मैंने बताया तो था तुम्हें इस जदीद गैस मास्क में गैस और रेज दोनों को ज़ीरो करने के हालात मौजूद हैं, इसलिए मेरा डे ड्रामा तो कामयाब था। लेकिन अब तमाशाही तालियां बजाने में कंजूसी करें तो मैं क्या कर सकता हूँ? इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। क्यों ना इस मिज़ाइल अड्डे को ही बम्बों से उड़ा दिया जाए? तनवीर ने कहा। इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले ही हमने इस कदर लोग हलाक कर दिए हैं, मशीनरी तबाह कर दी है, इतना ही काफ़ी है। हमें हर हाल में अपना मिशन मुकम्मल करना है, क्यों ना कि इस मिशन पर हमारे मुल्क की सलामती का इंसार है। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, हेलीकॉप्टर? अचानक कैप्टन शील ने कहा। तो सब बेख्तियार उछल पड़े। क्यों ना कि कैप्टन शील की तवज्जो दिलाने पर उन्होंने वाकई दूर से 6 गनशिप हेलीकॉप्टर जजीरे की तरफ आते दिखाई देने लगे। लेकिन वो अभी काफ़ी दूर थे। उसका मतलब है कि जजीरे के गिर्द मौजूद रेज सर्कल ख़त्म कर दिया गया है। इन गनशिप हेलीकॉप्टर्स में यकीनन मिलिट्री कमांडोज होंगे और हो सकता है कि वो यहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर करें। अब हमें अब पानी में छुपना पड़ेगा। अब पानी में कोई ख़तरा नहीं, इमरान ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गया। लेकिन इमरान साहब, हम कब तक पानी में रहेंगे? सफदर ने कहा। यहाँ साहल कटा फटा है, इसलिए ऐसी खाड़ियाँ मौजूद होंगी जहाँ हम आसानी से छुप सकते हैं और फिर बेहोशी से भी बच जाएंगे, इमरान ने कहा। और फिर एक एक करके वो पानी में उतरते चले गए और थोड़ी देर बाद वो सब एक खाड़ी में पहुंच गए। उन्होंने गैस मास्क वैसे ही पहने हुए थे, अलबत्ता उन्होंने उनके वो मखसूस बटन ऑन कर रखे थे जिनकी मदद से उनके अंदर मौजूद आलात पानी से ऑक्सीजन कशीद करके उन्हें पहुंचाते रहते। वो सब पानी से भरी हुई खाड़ी में इत्मीनान से लेटे हुए थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने हेलीकॉप्टरों के साए पानी से गुजर कर जजीरे पर जाते देखे। लेकिन हम कब तक यहाँ लेटे रहेंगे? जूलिया की आवाज़ ट्रांसमीटर से सुनाई दी। ये कमांडोज हमें चेक करके वापस चले जाएंगे, फिर मज़ीद कार्रवाई करेंगे, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन ये लोग ये ना सोचेंगे कि हम कहाँ गायब हो गए हैं? ऐसा ना हो कि वो पानी के अंदर भी चेकिंग करें, सालाह ने कहा। जो होगा देखा जाएगा। मैंने ये इकदाम इसलिए उठाया है कि हमारे गायब होने की रिपोर्ट सुनकर शायद लेबॉर्ट्री को ओपन कर दिया जाए, इमरान ने कहा। और सब ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद उन्होंने एक बार फिर हेलीकॉप्टर्स के साए पानी पर से गुजर कर समंदर की तरफ जाते देखे तो वो चौंक पड़े। थोड़ी देर बाद इमरान घाटी से निकला और उसने ऊपर सतह पर पहुंचकर सर बाहर निकाला और फिर वो जजीरे पर चढ़ गया। जजीरे पर मुकम्मल खामोशी तारी थी। इमरान ने आगे बढ़कर इमारत के साइड से जजीरे को चेक किया, लेकिन जजीरे पर कोई आदमी मौजूद ना था और आसमान पर भी कोई हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आ रहा था। इमरान को खतरा था कि शायद कुछ कमांडोज को यहाँ छोड़ दिया गया हो, लेकिन ऐसा ना किया गया। इमरान ने ट्रांसमीटर पर साथियों को जजीरे पर आने का कह दिया और थोड़ी देर बाद वो एक एक करके घाटी से निकलकर जजीरे पर चढ़ाए। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि हमारे पास जो असला मौजूद है इसे इकट्ठा करके फायर कर दिया जाए, इस तरह यकीनन लेबॉर्ट्री ओपन हो जाएगी। सफदर ने कहा। नहीं, ये इसराइल का अहम तरीन मिशन है, इसलिए ये लेबॉर्ट्री यकीनन रेड ब्लॉक्स से तमीर की गई होगी, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर अब क्या किया जाए? करें
तो फिर अब क्या करें, इससे तो बेहतर था कि किसी हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके ही वापस चले जाते। जूलिया ने कहा, वापसी की बात आइंदा मत करना, हम पाकिशा की सलामती के मिशन पर हैं, किसी ज़ाती मिशन पर नहीं। इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। तो जूलिया के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। अच्छा मिशन है कि एमको की तरह खड़े सोच रहे हैं। तनवीर ने शायद जूलिया की हालत देख कर उसी लहजे में कहा, शुक्र करो खड़े तो हैं। इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, मुमकिन है कि हमारी चेकिंग में कोई कसर रह गई है। वो मिसाइल अड्डे में कोई रास्ता अलबाटी तक जाता हो? कैप्टन शकील ने कहा, नहीं, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया, ये हिस्सा कतई अलहदा है और इसका कोई ताल्लुक लेबॉर्ट्री से नहीं है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, फिर अब क्या करें? जूलिया ने इस बार जुलाए हुए लहजे में कहा, ओ 1 मिनट, लाजमन मिसाइल हाउस से फ़ोन का रब्ता लेबॉर्ट्री में होगा और नंबर भी वहाँ किसी फ़ोन बुक से मिल जाएगा। इमरान ने कहा, तो फिर क्या होगा? क्या तुम्हारे कहने से वो कर्नल मार्क्स लेबॉर्ट्री खोल देगा? जूलिया ने इसी तरह जुलाए हुए लहजे में कहा। शायद इमरान की डांट की वजह से उसके ज़हन पर अब रद्द-ए-अमल के तौर पर जलाट तारी हो गई थी। शायद ओ ट्राई कर लेने में क्या हर्ज है, इमरान ने कहा और तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक ऑफिसनुमा कमरे में मौजूद था और थोड़ी सी कोशिश के बाद इमरान ने फ़ोन बुक तलाश कर ली जिसमें लेबॉर्ट्री का नंबर मौजूद था। उसके सामने कर्नल मार्क्स का नाम दर्ज था। इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ, कर्नल डेड। इमरान ने अपनी असल आवाज़ और लहजे में कहा, क्या 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 मतलब, तुम पाकिस्तानी एजेंट कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत वाले लहजे में कहा, तुम्हारे जजीरे से काफ़ी दूर से बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने कर्नल मार्क्स की बजाय कर्नल डेड कहा है, क्यों ना कि तुम्हारी लेबॉर्ट्री आधे घंटे बाद तबाह हो जाएगी और तुम कर्नल डेड बन जाओगे। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो खुद को बचा लो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही साथियों के चेहरों पर मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि वो इमरान की बात का मकसद ही समझ गया।